गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम औचित्यपूर्णता का जो शेष रहा अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने औचित्यपूर्णता की विशेषताएं और इसके समक्ष उत्पन्न होने वाले संकटों का अध्ययन किया था, और यदि राज्य व्यवस्था अपने सामर्थ्य के अनुसार इन संकटों का समाधान कर लेती है तो उसकी निरंतरता बनी रहती है, और कई बार इन संकटों के आगे उसको नतमस्तक होना पड़ता है और अपनी सत्ता को खोना पड़ता है। औचित्यपूर्णता को इन संकटों का समाधान करने या फिर जनता का विश्वास जीतने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के समक्ष संकट आए दिन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आते रहते हैं। कई बार इन संकटों का स्वरूप बहुत लाइट होता है, लेकिन कई बार ये संकट ज़्यादा विशाल रूप में हो तो औचित्यपूर्णता के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी हो जाती है। औचित्यपूर्णता को इन संकटों का समाधान करने या औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने के लिए निम्न प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। इसमें हम निम्न चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। नए विचारों और परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आवश्यकतानुसार किसी भी वस्तु, विचार, आदर्श, मूल्य सभी में परिवर्तनों की गुंजाइश रहती है। यदि इन परिवर्तनों को हम नहीं अपनाएंगे तो हम आधुनिकता के स्वरूप को, आधुनिकता के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते या अपने आप को समकालीन उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो नए विचार जब किसी व्यवस्था के सामने उपस्थित होते हैं, उन विचारों में भी राज व्यवस्था को अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हर एक नई चीज, नया विचार कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक रूप में ह्यूमन बीइंग की एक प्रवृत्ति है या राज्य व्यवस्थाओं में इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो अब तक चला आ रहा है उससे इतर कोई यदि चीज उत्पन्न होती है तो उसे हमेशा शंका की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो समय की मांग होते हैं। और यदि कोई व्यवस्था इस परिवर्तन को अपने अनुकूल उसको समन्वित कर लेती है, अपने में आत्मसात कर लेती है या नए विचारों के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, तो औचित्यपूर्णता का संकट खत्म हो जाता है और वो स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। और यदि नए विचारों के अनुसार राज्य व्यवस्था अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाती तो जनता का विश्वास धीरे धीरे उसमें से खोने लगता है और उसके सामने संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि NJ स्मेबर ने कहा है कि राजनीतिक तनाव से बचने का स्पष्ट रूप से सर्वोत्तम तरीका यह है कि राजनीतिक संस्थाओं की परंपरागत औचित्यपूर्णता की रक्षा करते हुए उनमें आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन शामिल किए जाएं, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है और जन आकांक्षाओं के अनुसार जब परिवर्तनों की मांग उठती है तो राज व्यवस्था को उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अपना उदार रवैया अपनाना चाहिए। यदि ये वहां पर उदारता के विपरीत यदि संकुचित रवैया अपनाती है तो जनता स्वयं में उस राज व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ी होती है और धीरे धीरे उसका विश्वास उसमें खत्म होने लगता है। औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने के दूसरे उपाय के रूप में माना जाता है संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन। किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक गतिविधियों को ड्राइव करने का जो एक तंत्र है, जो एक महत्वपूर्ण साधन है, वो वहाँ का संविधान होता है। संविधान में ही हर एक देश की जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसको सॉवरेनिटी हम कहते हैं, वो उसमें निहित होती है। और राज व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, अपितु व्यक्ति और राज्य के संबंधों से लेकर हर एक चीज संवैधानिक तरीके के अनुसार क्रियान्वित करने के नियम हर देश के संविधान में शामिल होते हैं।
यदि राज्य व्यवस्था के द्वारा संविधान और संवैधानिक नियमों के अनुसार अपना कार्य करने की प्रवृत्ति है तो उसके सामने कोई संकटपूर्ण स्थिति नहीं आती। और जब कोई राजनीतिक व्यवस्था इन कानूनों से अलग होकर कोई कार्य करना चाहती है या उन संवैधानिक नियमों को नहीं मानती है तो वो अपनी स्थिरता को खत्म करने का प्रयास स्वयं में भी कर लेती है। औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने का जो तीसरा उपाय है, राज व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। राज व्यवस्था सत्ता और जनता दोनों के बीच एक कोर्डियल रिलेशन के आधार पर निर्भर करती है। जब जनता को अपने हितों के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना उपयोगी प्रतीत होता है, जैसे व्यक्ति को ये समझ उसमें होती है कि बाहरी आक्रमणों से रक्षा या एक राष्ट्र के भीतर भी अनेकानेक जो संकटपूर्ण स्थितियां होती है उससे रक्षा करने में राजनीतिक व्यवस्था से बेहतर कोई अन्य संगठन नहीं होता, तो जनता उस राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों को मानती है। यदि जनता में इस बात का ये विचार दिमाग में आ जाए कि अमुक राज्य व्यवस्था उनके हितों पर खरी नहीं उतरती या उनके हितों के लिए वह उपयोगी नहीं है, तो वह राज्य व्यवस्था के आदेशों का पालन करना बंद कर देंगे और औचित्यपूर्णता अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। उस राज्य व्यवस्था को अपनी स्थान से हटना होगा, सत्ता को वहां से जगह छोड़नी होगी। इसी तरह औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने में जो चौथा उपाय है वो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट उपायों की जरूरत। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था व्यक्ति और सरकार के बीच सबसे सुखद संबंधों की स्थिति मानी जाती है, जिसमें सरकार के द्वारा या सत्ता के द्वारा जनता के हितों के लिए ही, जनता के आधार पर ही, जनता की सहमति से शासन का कार्य किया जाता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को धीरे धीरे सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में किनारे करने की यदि किसी व्यवस्था की प्रवृत्ति उभरने लगती है तो जनता का विश्वास उसमें से खोने लग जाता है। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यदि नहीं किए जाएं तो जनता का उस सत्ता से विश्वास उठने लगता है, क्योंकि जनता के पास एक बहुत बड़ा ये साधन होता है कि यदि सत्ता के द्वारा, राज व्यवस्था के द्वारा उनके हितों पर कुठाराघात किया तो वो अगले चुनाव में उस सत्ता को हटाकर सत्ता को बदलने की कैपेसिटी उसके पास है और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है। यदि किसी सत्ता के द्वारा ये इतने बड़े माध्यम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में यदि कोई सेंधमारी की जाए या इसमें किसी प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति दिखे कि सरकार ईमानदारी से इस कार्य को नहीं करने दे रही तो जनता उसमें विश्वास खो देती है और सैनिक सत्ता को राजनीतिक निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार यदि सत्ता के द्वारा दे दिया जाता है तो उस सत्ता को ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं माना जा सकता, यानी कि जनता की ओर से उसके समक्ष संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि सैनिक सत्ता को सदैव राजनीतिक सत्ता के अधीन ही रखा जाना चाहिए। जब सैनिक सत्ता राजनीतिक सत्ता पर हावी होने की कोशिश करने लग जाए तो औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है और सत्ता के पास एक तरीका ये है कि यथासंभव जो उसके पास पावर है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। और ये विकेंद्रीकरण किया जा सकता है जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण है और एक सरकार के अंतर्गत भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में जो 3 अंग विद्यमान होते हैं उन 3 अंगों में सत्ता का जो पावर का विभाजन किया जाता है। ये भी एक बहुत ही बेहतर उपाय औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने में हो सकता है। और इसी के साथ सैनिक सत्ता को कभी भी राजनीतिक सत्ता पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सैनिक सत्ता के हावी होने के परिणाम हमने पाकिस्तान में देखे हैं। वहाँ पर चाहे जब सैनिकों के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा शासन पर अधिनायकवादी रवैया
अपना कर शासन पर कब्जा कर लिया जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया जाता है। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं औचित्यपूर्णता का महत्व। राजनीतिक व्यवस्था को नैतिक, मूल्यात्मक और विवेक संगत बनाने के लिए औचित्यपूर्णता सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि औचित्यपूर्णता नहीं हो तो राजनीतिक व्यवस्था अपने आप का मोरल और बुद्धि संगत होना प्रमाणित नहीं कर सकती। राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में बल व शक्ति की आवश्यकता नहीं होती और यदि कभी सत्ता की सुरक्षा के लिए ऐसी अपरिहार्य स्थितियां हो तो न्यूनतम शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व देने में औचित्यपूर्णता का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जनता जब यह समझ लेती है कि उस राज्य व्यवस्था का औचित्य उनके जीवन के लिए है तो उस राज्य व्यवस्था के हर एक कार्य आदेश के लिए जनता की सहमति बनी रहती है। शासन की नीतियों पर जन सहमति यदि प्राप्त करनी है उसके लिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अपनी औचित्यपूर्णता प्रमाणित करनी होगी। इसी तरह राजनीतिक व्यवस्था के दमनात्मक और दंडात्मक स्वरूप को नैतिक स्वरूप प्रदान करने में भी औचित्यपूर्णता का ही रोल होता है। औचित्यपूर्णता के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था को कई बार दमन और शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। वैधता के अभाव में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था का स्थायी होना संभव नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए उसके पास औचित्यपूर्णता होना आवश्यक है। वो अपने आप के औचित्य को प्रमाणित कर सके कि वो जनहित में है, वो जनहितों के अनुसार ही अपने अस्तित्व में बनी हुई है। इसको नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता का जो पारस्परिक संबंध है। इसे निम्न पॉइंट्स के अनुसार हम समझ सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की रचना में इसकी भूमिका भिन्न भिन्न होती है। शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता तीनों का आपस में घनिष्ठ रिलेशन है। शक्ति का जो तत्व है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को भौतिक आधार देता है। सत्ता उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधानिक आधार प्रदान करती है और औचित्यपूर्णता उस राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यात्मक या नैतिक आधार प्रदान करती है। दूसरा जो पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न होती है। किस रूप में? सत्ता की भूमिका एक कर्ता की भूमिका के रूप में होती है और शक्ति की भूमिका साधन के रूप में होती है और वैधता या औचित्यपूर्णता की भूमिका साध्य के रूप में होती है। अर्थात औचित्यपूर्णता एक साध्य है, एक मूल्य है, एक लक्ष्य है। शक्ति उसको प्राप्त करने का एक साधन है और सत्ता इस कार्य को करने वाला कर्ता के रूप में माना जाता है। मानव स्वभाव की दृष्टि से यदि इनका पारस्परिक संबंध देखा जाए तो शक्ति के प्रति एक विशेष आकर्षण और एक लालसा होती है और इससे व्यक्तियों व संस्थाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि हर कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है। दूसरे के कंपैरिजन में अपने आप को शक्तिशाली बनाना और शक्तिशाली के रूप में प्रदर्शित करना मानव का बेसिक स्वभाव है और इस बेसिक स्वभाव के परिणाम स्वरूप मानव समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सत्ता इस शक्ति संघर्ष को कम करने का प्रयत्न मानव की एक अन्य प्रवृत्ति को बताती है कि व्यक्ति में सामाजिकता की प्रवृत्ति है और सत्ता के द्वारा व्यक्तियों के बीच आपसी समन्वय की प्रवृत्ति डेवलप की जाती है। यही प्रवृत्ति सत्ता होती है। यह शक्ति को साधन बना लेती है। शक्ति के द्वारा मानवों के बीच आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है, लेकिन सत्ता के द्वारा उस संघर्ष को खत्म कर व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति का उसमें उदय होने लगता है और ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता के द्वारा निभाई जाती है। ये सत्ता शक्ति को साधन बना लेती है और साधन बनाने के बाद उस पर अपना कानूनी या वैधानिक नियंत्रण स्थापित कर लेती है। औचित्यपूर्णता मानव की एक प्रवृत्ति व्यवस्था को
एक विवेकपूर्ण देखना चाहती है, क्योंकि ये मूल्यों पर आधारित है, ये नैतिकता पर आधारित है और यह प्रवृत्ति सही और औचित्यपूर्ण होती है। शक्ति, सत्ता, औचित्यपूर्णता से संबंधित अन्य तथ्य जो है, शक्ति साधन है इसलिए ये मूल्य निरपेक्ष होती है। सत्ता वैधानिक मूल्यों को स्वीकार करती है और औचित्यपूर्णता नैतिक मूल्यों को स्वीकार करती है। शक्ति और औचित्यपूर्णता में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, परंतु शक्ति और वैधता को जोड़ने का काम सत्ता करती है। सत्ता इन दोनों के आपसी संबंध बनाने में एक कड़ी का कार्य करती है। जब सत्ता और औचित्यपूर्णता में घनिष्ठता होती है तो सत्ता द्वारा कम से कम शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथा सत्ता और औचित्यपूर्णता में यदि उचित सामंजस्य नहीं हो तो सत्ता द्वारा उस समय शक्ति का प्रयोग उसे करना पड़ेगा। अन्यथा सत्ता और औचित्यपूर्णता की घनिष्ठता में सत्ता को, राज व्यवस्था को कभी शक्ति या बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, परंतु औचित्यपूर्णता के अभाव में शक्ति और सत्ता दोनों ही अनैतिक स्वरूप में आ जाती है। सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, लेकिन शक्ति और औचित्यपूर्णता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। अर्थात सत्ता तो एक समूह से, एक व्यक्ति से दूसरे समूह या व्यक्ति को दी जा सकती है, सौंपी जा सकती है, लेकिन शक्ति और औचित्यपूर्णता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। और अब हमारा ये औचित्यपूर्णता का चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे किसी विषय का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।